नागपुर में एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के अल्पसंख्यक विभाग की बैठक आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खबर पर। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अल्पसंख्यक विभाग की नागपुर शहर कार्यकारिणी की बैठक बुधवार 12 अगस्त 2026 को रवि भवन में आयोजित की गई। बैठक दोपहर 4 बजे रखी गई थी, जहां बैठक का आयोजन अल्पसंख्यक विभाग नागपुर की ओर से किया गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के विदर्भ प्रभारी अनिल बाबू देशमुख तथा पूर्व मंत्री रमेश बंग के मार्गदर्शन का उल्लेख किया गया। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक विभाग महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अफजल फारूक ने की। इस दौरान शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, जिला अध्यक्ष सलील देशमुख, वरिष्ठ नेता शब्बीर अहमद विद्रोही और नागपुर जिला निरीक्षक सैयद अंसार अली प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में अल्पसंख्यक विभाग के राज्य पदाधिकारियों सुहेल पटेल, शकील अहमद, शमीम अहमद, बंटी अलेक्जेंडर और आरिफ खान सहित पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक के दौरान पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, महिला संगठन, विधानसभा अध्यक्ष, सामाजिक न्याय विभाग तथा विभिन्न सेल के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। उपस्थित नेताओं ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया तथा संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। बैठक का आयोजन मोहम्मद आसिफ, शहर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, अल्पसंख्यक विभाग नागपुर की ओर से किया गया। आप लोग आए हैं, आपने एक अध्यक्ष पद का, महिला अध्यक्ष पद का भी एक पद ले लिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तारीफ़ करूंगा। मैं अपनी तारीफ़ नहीं, मेरे साथियों की, जो मेरे साथ में जो आए, कंधे से कंधे मिला के जो चलते हैं, कई सालों से चल रहे हैं। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि वो यहाँ पर आज रवि भवन में जो एक मीटिंग रखी गई थी, मगर मोटो था कि 17 तारीख के जो माइनॉरिटी की मीटिंग रखी है मुंबई में, वो मैटर था, मगर वो बात को मुद्दा रखा नहीं गया। मगर माननीय शब्बीर अहमद विद्रोही सब जो राष्ट्रीय नेता, उन्होंने मुद्दा रखे हैं। इस बात को तो मैंने पहले माननीय शरद चंद्र पवार को, सुप्रिया सुले मैडम को, शिंदे साहब को मैंने लेटर दे चुका हूँ कि ये इस मुद्दे पर अपने को संगठन में काम करना है। तो मैं सबसे पहले मैं नाम ले लूँगा। हमारे दक्षिण पश्चिम के अध्यक्ष राजू चौहान साहब साथ में है, जादव साहब है दक्षिण के अध्यक्ष मेरे साथ में, फराह शेख है, तहमीना है, और अपना तहमीना के अलावा अपना आरिफ भाई है, और वसीम है, जफ़र भाई है, अल्ताफ़ भाई है, हिदायतुल्लाह मुन्ना भाई है, और शामी सिद्दीकी है, और काफ़ी नाम है। काफ़ी जो शिजरा पढ़ेंगे तो लोगों को नाम छूट जाएंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो मैं जो मोटो आज लेके जो चल रहे, ये मैंने 6 महीने पहले चल चुका हूँ, मैं लेटर दे चुका हूँ मैंने ऑलरेडी। मगर उस पर देखो, पहल तो होती है, बातें तो सभी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मैं नाम लेके किसी को बुराइयां नहीं करता, मैं ना किसी पे लाछड़ लगाता, मगर प्रैक्टिकली करना चाहिए। जो हमारी टीम है जो खड़ी है यहाँ पर, इतने सारे लोग यहाँ पर जो खड़े हुए आप दिख रहे हैं नज़रों के सामने में, आप कवर करते हैं मेरे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से मेरी बातें जो कवर करते हो। हम जनता के समस्या के 6 विधानसभा क्षेत्र के 10 जोन के महानगर पालिका के अधिकारियों के कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग ली है। जो पट्टे वाटप का सिलसिला था, ये हम ही लोग, हमारी टीम ने काम करी है। ये काम करने का तरीका इस तरीके से होता है। और कुछ मुद्दे ऐसे रखे गए हैं कि जैसे मैं माननीय शरद चंद्र पवार साहब के उद्देश्य पर जो अमल करता हूँ, क्यों अमल करता हूँ कि 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। मगर लोग पटरी से हट के काम करते हैं, मैं उनको नेता नहीं मानता, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। मगर जो माननीय शरद चंद्र पवार के जो उद्देश्य 80% समाज काम कर, वो हमारी टीम करती है नागपुर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें हमारे राजू चौहान साहब हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलते। अपने दक्षिण के अध्यक्ष भी, ये माइनॉरिटी में रहने के बावजूद भी, अपना पेरेंट बॉडी में रहने के बावजूद माइनॉरिटी के साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करते, जनता की समस्या सुलझाते हैं। पट्टे वाटप का हो, चाहे वो सलम डिपार्टमेंट का मसला हो, चाहे एनआईटी का मसला हो, चाहे लोगों को घर के जो बेघर कर रहे हैं उनको जगह मुहैया करा के देने की बात हो, या जो डेवलपमेंट की बात हो। यही डेवलपमेंट को लेते हुए हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माननीय शरद चंद्र पवार, जो मैं महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी होने के नाते, मैंने नागपुर के खासदार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को लेटर दिया हूँ, पालक मंत्री को भी लेटर दिया हूँ, और प्लस डेविड फडणवीस साहब को। मगर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब का 23 तारीख को समय मिल चुका है। तो आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्र के पदाधिकारी, जो मैं उनसे अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर
कि अपनी अपनी समस्याओं को लेकर इमीडिएट 17-18 तारीख तक के हमारे पास लाए, ताकि हम वो समस्या को नागपुर शहर के जो खासदार जो हैं उनको हम डिपुटेशन दे के जाने वाले हैं। चाहे कोई भी मसले भी समस्या हो, डेवलपमेंट की समस्या हो, NIT हो, NMC हो, सलम हो या नजूल डिपार्टमेंट हो या और भी संबंधित उनको देने वाले हैं। तो मैं पहले यही कहूँगा, क्योंकि बात मैंने वहाँ 3 दिन पहले बता चुकी थी, माननीय हमने अफजल फारूक साहब जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे, उनको मैंने बता चुका था कि ये मीटिंग में ये मुद्दा रखना भूल गए होंगे किसी वजह से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि 23 तारीख को जितनी समस्या है, हमको 2 दिन के अंदर में अपने अपने एरिया अलग अलग लेटर नहीं देना। अलग अलग लेटर देने से नुकसान ये होता है, जो काम होना रहता है वो अपना श्रेय किसी और को चले जाता है। यानी पार्टी के लिए की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपने पार्टी के लेटर आप मुझको दो, मैं आपके सामने आपके मुद्दे रखूंगा और 100% गारंटी लेता हूँ कि माननीय नितिन गडकरी साहब से फंड रिलीज करा के काम कराऊंगा। चाहे वो दक्षिण नागपुर हो, पश्चिम नागपुर हो, दक्षिण पश्चिम हो, उत्तर नागपुर हो, पूर्व नागपुर हो, पश्चिम मध्य हो, सभी हो, सबके मसले सुलझेंगे। और रहा अभी का जो हाल फिलहाल के जो ज़्यादा मसले थे, वो सबसे ज़्यादा थे हमारे दक्षिण नागपुर के, दक्षिण पश्चिम के थे और उत्तर नागपुर के। तो ये काम तो उत्तर नागपुर का काम तो बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो चुका है। माननीय महापौर का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, माननीय अपना कमिश्नर साहब विपिन ईटनकर का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, उन्होंने बाकायदा कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया, महापौर को भी लेटर दिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। उनके लेटर के पहल के बेस पर और हमने जो गडकरी साहब से समय दिए हैं, ये डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। मगर कुछ लोग रहते हैं बरसाती मेंढक, मेरा जो अल्फाज रहता है बरसाती मेंढक, वो अपने मफाद के लिए, अपने नामनुसरत के लिए, अपने वाहवाही लूटने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। उसी तरीके से NIT ने जो मैंने उस दिन भी कहा था कि 25 ट्रक मुरुम का हो गया, आज टेंडर पास हो गया है। पहले उन्होंने 5 ट्रक ऐसे डलवा दिए थे, आज पास हो गया है, टेंडर निकलता है उसका, वो भी पास हो गया है। और जो 10 लेआउट की बात अपनी उस दिन हुई थी, जो उत्तर नागपुर 10 लेआउट का, वो भी प्रस्ताव बन के तैयार होके चेयरमैन के टेबल पे चले गया है। चाहे वो शिवनगर का हो, RK लेआउट का, कहीं का भी ये सब हो गया। मगर अब जो मुझे पूरे DPR दिया गया है, तो वह मुद्दा लेकर हम गडकरी साहब के पास में जाएंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि, क्योंकि माननीय शरद पवार को वो बहुत मानते हैं, गडकरी साहब गुरु मानते हैं। मेरे जो नजरिया से वो गुरु मानते हैं। किसको? माननीय शरद चंद्र पवार को। और रियली में गुरु मानने लायक आदमी है, काम किया उसने, माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किए। जैसे एक बात अभी निकली है कि नवाब मलिक, देखो उनको फौजिया खान को भी उन्होंने राज्यसभा सांसद भेजे, मंत्री बनाए, मुनाफ हकीम मुनाफ हकीम को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाए थे उन्होंने, नसीम सिद्दीकी को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया उन्होंने, माजिद मेमन को राज्यसभा सांसद बनाया उन्होंने, तारिक अनवर को राज्यसभा सांसद बनाया उन्होंने, और इसी तरीके से इधर आ जाओ, नवाब मलिक को मिनिस्टर बनाया उन्होंने, और हसन मुशर्रफ साहब को मिनिस्टर बनाया उन्होंने। माइनॉरिटी का बहुत भरपूर ख्याल रखते हैं और उम्मीद लगते हैं कि अभी जो महाराष्ट्र अपने हिंदुस्तान में जो भी कुछ खिचड़ी बन रही है, उस पर माननीय शरद चंद्र पवार साहब कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग, और हो रहे हैं, हो गए वो। क्योंकि हाँ, ख्वाजा बेग साहब को भी, उनको भी MLA बनाए थे। ऐसे काफ़ी लोग हैं यानी जो MLC बनाए मुस्लिम समाज को और ऐसी समाज को तो बनाए थे उन्होंने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस तरीके से आज रवि भवन में आए हैं, उसी तरीके से माननीय अफजल फारूक साहब से भी कहूँगा मैं, राष्ट्रीय अपने नेता हमारे शब्बीर बिद्रोही साहब, दुनेश्वर पेटे साहब, 6 विभागीय अध्यक्ष पेरेंट बॉडी के, शहर के अध्यक्ष आसिफ साहब जो है, और जितने हमारे साथ में जितने टीम है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि 23 तारीख को खासदार नितिन गडकरी साहब के पास अपनी अपनी समस्या लेके पहुंचना है। और मेरे उम्मीद है कि वो फंड रिलीज करेंगे और काम होगा। क्यों? आज से 1.5 साल पहले भी उन्होंने सलम डिपार्टमेंट को बाकायदा लेटर इशू किए थे और वो काम हुआ है, 100% हुआ है। ये मैं कहता हूँ, मेरे पास में लेटर है, वो सबूत है, गडकरी साहब ने दिए थे। और अपने अपना गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, बावन कुले साहब का सिरे शुक्रिया अदा, क्योंकि पालक मंत्री है वो। क्योंकि अपन कोई भी पार्टी में रहे, पालक मंत्री का अपने को एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो है शरद पवार का 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। फडणवीस साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को लेटर दे चुके हैं। जैसे फराह शेख खड़ी है और ये वसीम खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं सामने में। इनको मालूम है कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने लेटर दिया है महानगर पालिका कमिश्नर महापौर को। वो लेटर की कॉपी नेहरू नगर जोन, हनुमान नगर जोन में चले गए, जिसका प्रूफ सामने खड़े उत्तर नागपुर में चले गए। तो मैं सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपनी समस्या सुलझाए और अपने पद लेने के बाद में अपने पद का उपयोग सही तरीके से करे। ये कि अपने शब्द समाप्त करता हूँ मैं।
तहमीमा खान की नौ नियुक्ति है, IAS है ये, क्या कहोगे आज मीटिंग के बारे में? आज मैं सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज जो हमारी मीटिंग थी तो वो मीटिंग बहुत अच्छी थी। मैंने सोची नहीं थी कि इस तरह मीटिंग होएगी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में, तो मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं आऊँगी। लेकिन हाँ, ये है कि आज सोहेल पटेल जी के साथ में जो मैं काम करती हूँ, उनके साथ साथ जो कंधे से मिला के अभी चल रही हूँ और काम कर रही हूँ, तो मेरे को भरोसा था नहीं कि सोहेल पटेल जी मेरे को इतना बड़ा पद देंगे। हो सकता है मेरे काम को देखकर ये जो भी, लेकिन हाँ इतना है कि आज मैं महिला अध्यक्ष बनी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी मैं उसी तरह काम करूँ जो इसके पहले मैं MIM की भी अध्यक्ष रही हूँ, महिला अध्यक्ष रही हूँ। लेकिन मैं इतना बता दूँ कि MIM में ना ही तो कॉन्फिडेंस है और ना ही तो रिस्पॉन्स है, ना इज्जत है। जो बात है वो मैं बोलूँगी इसलिए क्योंकि वहाँ के जो MIM के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, तो वो बोला जाए तो उनको घमंड, गुरूर उससे भरपूर है वो। इसलिए मुझे वो पार्टी से गई थी, लेकिन मैं आपस में भी लड़ाई नजर आती है आपको? वरिष्ठ बहुत लड़ाई नजर आती है। दूसरी बात यह है कि अभी जब इलेक्शन का टाइम आया कारपोरेटर का, विधानसभा का, जब तो ये हुआ कि कारपोरेटर के इसमें टिकट हर किसी की काट दी गई। ये हुआ कि जो पुराने 10 साल से जो काम कर रहे हैं, जो 5 साल से काम कर रहे हैं, मैं पूछूंगी वो कहाँ गए? आज मैं बोलती हूँ कि जनता का भी काम ये नहीं है कि जो 5 साल से 10 साल से जो हमारे बीच में है, जो काम कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं वहाँ पर, मैं नाम लेना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन हाँ इतना है कि उन लोगों को भी खड़े करने का मौका देना चाहिए, उनको भी टिकट देना चाहिए था। आज जैसे मैं प्रभाग 6 की बात करती हूँ, हमारे सलीम खान है वहाँ पे प्रभाग 6 में, उन्होंने MIM से टिकट लेने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनकी टिकट क्यों काटी गई? उनको भी टिकट नहीं दी गई, है ना। मुस्तफ़ा अंसारी है, उसको भी MIM से टिकट नहीं दी गई। वो आखिर में असलमुल्ला के साथ में सीढ़ी से खड़े हुए थे और आज ये हुआ कि उनका पैनल जीत कर आया। आज अगर MIM अच्छी रहती, अच्छी पार्टी कहलाती, तो मेरा ये मतलब है कि वो आज पुराने लोगों को भी इस मौका दिया जाता, आज वो लोग भी खड़े होते और आज वो लोग भी जीत कर आते। ये कौन सा काम है कि 5 साल 10 साल से पार्टी काम कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और उसके बाद में ये हो रहा है कि जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो पुराने हट जा रहे हैं और नए आ रहे हैं। MIM में रहते तो क्या जीत के आते? नहीं, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जीत कर नहीं आता था, लेकिन हाँ इतना है कि असलमुल्ला के इसने जब वो आए जीत कर सीढ़ी से, तो मैंने यही बोला कि बहुत अच्छा किया कि तुमने मुस्लिम लीग में प्रवेश किया, इसलिए क्योंकि उसकी टिकट भी नहीं थी और दूसरी बात MIM से प्रभाग 6 में जितना बहुत मुश्किल था। हाँ, ये रही बात सलीम भाई की, तो सलीम भाई के लिए हमने ये सोचा था कि अगर सलीम भाई प्रभाग 6 से खड़े रहेंगे तो हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, हर कोशिश करेंगे उनके लिए, लेकिन यह है कि उनको टिकट दी ही नहीं गई वहाँ पर, ऐसा हुआ। और रही बात MIM की, तो वो आपस में क्या करते रहते हैं ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। महाराष्ट्र प्रेसिडेंट बोलो, चाहे फिर वो जिला प्रभारी बोलो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिला प्रभारी तो कोई काम के है नहीं। मैंने आज तक उनको कभी स्टेज पर खड़े होकर कोई भाषण देते हुए कभी नहीं देखा। हमारे माइक के सामने भी नहीं आते, किसी के सामने नहीं आते। वो माइक के सामने तो छोड़ो, जहाँ पंडाल डलता है वहाँ पंडाल के पीछे वो छुपे रहते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि वो करते क्या है। और रही बात हमारी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जो कीर्ति डोंगरे है, तो वो है तो वो आ जाती हैं, वही खड़े होती हैं, वही भाषण देती हैं, है ना। लेकिन कीर्ति डोंगरे का भी जो एक नेचर था, तो मेरे हिसाब से स्वभाव उनका बहुत थर्ड क्लास था। इस वजह से थर्ड क्लास था ये मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर आज मेरे को यहाँ पे शहर अध्यक्ष बनाया गया है, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी इंसल्ट की जाए। जो बात है मैं बता रही हूँ, आज ये मैडम है, मैं नहीं चाहूंगी कि मैं इनकी इंसल्ट करूँ, या इनके ओहदे से और भी कोई मैडम नीचे है तो मैं नहीं चाहूंगी कि उनकी इंसल्ट हो। लेकिन इंसल्ट बोले तो बहुत बड़ी थी। और दूसरी बात, जब कामठी में हमारा प्रोग्राम हुआ, अरे भाई अगर कोई बात है तो मुंह पे बोलो, डर किस बात का है? अगर है किसी की गलती तो मुंह पर बोलिए ना, उसको छुपाने से मतलब क्या है? हाँ, अगर गलती हो रही है और अगर तुम आगे वाला अपन को जिक्र कर रहा है उस चीज़ का, तो वो गलती को अपन को सुधारने का भी मौका मिलता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, उसका भी एक लहजा होता है। और यहाँ बोला जाए तो घमंड गुरूर में इतने चूर हैं कि बस आ जाके किसी की भी बेइज्जती करना है। तो ये बेइज्जती तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने उसी दिन MIM छोड़कर, और आज मैं यही चाह रही थी कि मेरे को MIM में बड़ा पद मिला तो और मैं बड़ा पद ही ले। के बारे में आप प्रदेश अध्यक्ष से पूछिएगा। हम तो सोहेल पटेल के कहने पर मीटिंग में आ गए हैं, बुलाया गया तो आना जरूरी है। पार्टी से रिश्ता है, नविस्ता है,
लगाव है तो फिर काहे का अलगाव है। चले आए, आने के बाद दो बात बोलने को मौका मिल जाता है, लोग दे देते हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद नागपुर में मुझे ही हर दल के लोग पसंद करते हैं, चाहे दिल से करते हैं कि जुबान से करते हैं वो जाने। आपकी शायरी को भी पसंद करते हैं? देखिए, शायरी तो समय से पैदा हो जाती है, निगाहें देखती हैं, दिमाग सोचता है, लफ्ज उभरते हैं, कलम लिख देता है। वो हमारे एक साहब ने कहा ना कि तूफान से कह दो कि औकात में रहे, तो मेरे जहन में वो शेर आया कि जमे पैर से चलेंगे तो चढ़ सकते हैं हिमालय की चोटी, लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। और उसके बाद आया कि जो खुद गिर जाते हैं पीले पत्तों की तरह, वो आंधियों से कह रहे औकात में रहो। तो कैसे होगा? आज हम तो समस्याओं से लड़ नहीं पा रहे। सच बोलने में मुझे डर लग रहा है, चलने में डर लग रहा है। हम अपनी मर्जी का खाना नहीं खा पा रहे, उनसे हमारी हांडी चेक कर लेंगे इसका डर लग रहा है। तो हम तो डर गए, और जो डर गया है वह समाज में जिंदा जरूर है मगर घर में मर गया है किसी तरह का। तो ऐसी चीज़ें हैं। क्या तय हुआ ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि मीटिंग बगैर एजेंडे की थी, उसमें कोई प्रस्ताव नहीं था। हमने प्रस्ताव दिया कि जो सेकुलर माइंड लोग हैं उनको बुलाइए और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़िए। कारण ये है, हमारे लिए 3 आयोग बनाए गए। पहले बनाया गया, आपको मालूम होगा, कृष्णा कमेटी, उसकी रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ क्योंकि बड़े बड़े नेता उसमें फंसे। फिर सच्चर समिति, उसमें भी हमारा कुछ नहीं। उससे पहले रंगनाथन समिति बनी। तो तीनों समितियां तो बना दी गई हैं, उनकी रिपोर्ट आया है, अमल कुछ भी नहीं है। और जब अमल ही नहीं है तो फिर आगे क्या कर सकते हैं? सड़कों पर हम आए क्या? एक भी धरना हमने किया क्या? हम बैठे क्या? स्टूडेंटों ने झुका दिया, तुम भी अगर झुकाना चाहो तो झुका सकते हो। शर्त यह है कि राष्ट्र प्रेम के साथ अपने वसूलों की लड़ाई लड़ते हुए सरकारी और संवैधानिक अधिकार पर चलो। हम भी तो कुछ गड़बड़ कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तो अपने को रोको, और जहाँ जानते हैं बेरोजगारी होती है वहाँ इंसान का सोच अपने आप बदल जाता है। और जहाँ रोजगार होता है वहाँ भरा है पेट तो जमाना जगमगाता है, लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है। ये 2 चीज़ों के बीच में उलझे हुए हैं। चौहान साहब क्या कहोगे? आज अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जो आढ़ावा बैठक ली गई है रवि भवन में, वहाँ पर एज ए पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें जो सूचना मिली, सूचना का पालन एज ए विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे, और हाजी साहब के जो सोहेल पटेल साहब है, इनके बुलाने पर हम यहाँ पर पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, और उसमें जो नागपुर शहर है, नागपुर शहर की कई नियुक्तियाँ वहाँ पर हुई है, और उससे अल्पसंख्यक जो विभाग है उसको बहुत बल मिलेगा। हाजी सोहेल पटेल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के अंदर, अल्पसंख्यक विभाग के अंदर, और उनका जो काम है वो बखूबी नागपुर और पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। वैसे भी अल्पसंख्यक विभाग का जो योगदान है देश और महाराष्ट्र के अंदर, उसका योगदान सामाजिक, आर्थिक और इतर क्षेत्र में बहुत ही प्रगति पथ पर है, और ज़बरदस्त योगदान अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से दिया है। देखिए, मेरा नाम SB अहमद है, मैं पार्टी का पश्चिम नागपुर का अध्यक्ष हूँ। और आज अल्पसंख्यक सेल हमारी पार्टी का एक विभाग है जिसके आज मीटिंग ली गई थी हमारे सम्माननीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष अफजल फारूक साहब के अध्यक्षता में, जिसमें हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष दुनशर पेठे जी भी थे, सलील दादा भी थे, और हमारे नागपुर के प्रभारी अंसार अली साहब भी थे, और वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे। और हमारे ख़ास सोहेल अंसारी साहब, सोहेल पटेल साहब, और हमारे वरिष्ठ नेता शबरी अहमद विद्रोही साहब भी थे। तमाम वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे, और सबकी मंशा सिर्फ यही थी कि अल्पसंख्यक समाज को एकजुट किया जाए। और एक जैसे कि क्या होता है कि कांग्रेस में ख़ास तौर से मुसलमान समाज या अल्पसंख्यक समाज एक ज़रख़ीद ग़ुलाम हो गया है, कि कांग्रेस को भी ये एक धारणा बनी हुई है कि मुसलमान कहीं जाएगा नहीं। तो उसी धारणा को तोड़ने के लिए
आज राष्ट्रवादी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय शरद पवार साहब ने जो जितना किया है अल्पसंख्यक समाज के लिए जो स्कीम्स लाई है, ये हम लोग उन तक पहुंचा नहीं पा रहे अल्पसंख्यक समाज के घर तक के। हमारी कोशिश यही रही आज मीटिंग में कि जो नए लोगों ने ज्वाइन किया उनको भी ये बताया गया कि हमारे जो पवार साहब ने जो किया है उनको आप जन जन तक पहुंचाइए, घर तक जाइए और उनके समस्याओं को हल करिए, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। और अभी ये बात सच है कि आज हमारी पार्टी थोड़ी सी नागपुर में कमज़ोर है, लेकिन ये कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमारे सम्माननीय नेतागण ने आज जो मीटिंग बुलाई अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, और कई अल्पसंख्यक समाज काफ़ी तादाद में पार्टी में शामिल हुआ है, वो ये दिखाता है कि अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस से दिल टूट गया है उनका और राष्ट्रवादी कांग्रेस को पे भरोसा कर रहा है। और ऐसे आशा करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़ेगा। इसी नहीं, मैं दक्षिण का अध्यक्ष हूँ। मराठी बोली चला। तो आज जी मीटिंग झाली ना, या मीटिंगचं औचित्य अल्पसंख्याक जे समाज आहे, समुदाय आहे, जसं शीख असेल, मुस्लिम असेल, ईसाई असेल, ख्रिश्चन असेल, अशा सर्व समाजासाठी अल्पसंख्याक हे केवळ आणि केवळ मुस्लिमच नाही, तर हे सर्व समाजाला घेऊन सर्व धर्माचे जे काही ज्या धर्मामध्ये अल्पसंख्याक आहे अशा लोकांना न्याय मिळावा। आणि या पक्षाचं जे धोरण आहे, शरद पवारांच्या माध्यमातून आजपर्यंत जे प्रथा चाललेली आहे, पवार साहेबांनी अब्दुल कलाम जे महामंडळ काढलं ते याच समाजासाठी काढलं। पवार साहेबांनी जे जे केलं सर्व समाजाचं हित समोर ठेवून त्यांनी काम केलं। आणि त्यांचं हित जे आहे, मुस्लिम समाज असेल आणि ईसाई समाज असेल, कुठलाही समाज अल्पसंख्याक, त्यांच्यावर होणारा जो अन्याय आहे, त्यांच्यावर जे त्यांचे कामं अडीअडचणीचे कामं होत नसेल, त्या ठिकाणी इतर समाज जे पक्षामध्ये इतर समाजाचे काम करतात त्या लोकांनी सुद्धा सातत्यानं त्यांना मदत करावी, हा आमच्या पक्षाचा मूळ मंत्र आहे। आणि खऱ्या अर्थानं त्यामध्ये आम्हाला आनंद आहे आणि आमचा पुढेही विजय राहील, पक्षाचा विजय राहील। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लोकल में मालूम है, वैसे हमको अकोला के पूरे जिले के ग्रामीण शहर कि हमारा अल्पसंख्यक विभाग रहे, फिर उसमें बहुतांश मुस्लिम समाज आता है, जैन समाज आता है, सिख समाज आता है, ऐसे जो भी समाज आते हैं उन सभी लोगों को इकट्ठा रखने का है कि सभी समुदाय को साथ में लेके हम अगर विकास करेंगे, 9 बुद्ध भी इसमें आते हैं, और इन सभी लोगों को साथ में लेके विकास करेंगे तभी सही मायने में हमारे देश का विकास होगा। लेकिन बंटी ने यहाँ पे अपने मार्गदर्शन में बताया कि आज किस तरीके की परिस्थिति हमारे देश में निर्माण हो रही है। आज हमारे देश में इन अल्पसंख्यक समाज को जानबूझ के डराया जा रहा है, कुछ न कुछ कारण लेके इनको डराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी का फ्लैश का एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले जंतर मंतर में बड़ा आंदोलन हुआ। वो जंतर मंतर के आंदोलन में मैं खुद था। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई वहां पे समाज की बात नहीं हुई, कोई वहां पे कोई विषय नहीं हुआ, सिर्फ एक विषय हुआ कि हमारे भविष्य का जवाब दो, हमारी नीट परीक्षा के जो पेपर होते हैं उसका जवाब दो। हमको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा होना, अब इसमें कुछ समाज की बात नहीं है, उल्टा जो हमारे सब समाज के लोग हैं उन लोगों ने वो विद्यार्थी को मदद करने की कोशिश की। अब किसी के शहर मुख पे तो लिखा नहीं कौन किसके समाज का है, सब आगे आए, उन लोगों ने अपने विद्यार्थी को मदद करने की कोशिश की, बच्चों को मदद करने की कोशिश की, क्योंकि आज हमारा देश पढ़ेगा तो देश बड़ा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सिख समुदाय रहे, हमारा मुसलमान समाज रहे, इनने भी आगे आके बच्चों को कुछ पानी की बोतल रहे, कुछ नाश्ते की चीजें रहे, कुछ खाने की चीजें रहे, वहां जाके उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि बहुत समय से हमारे बच्चे पेट में भूख लेके ये आंदोलन वहां पे कर रहे थे। ऐसी एकता मैं आपको बताऊं चाहूंगा, ये जो जेनजी ने जो आंदोलन किया है वो एक बहुत बड़ा आंदोलन तो इन्हें किया। 12 साल बाद एक अहंकार केंद्र सरकार का तो इनने नीचे किया ही, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा तो लेने लगाया, लेकिन एक साथ यूनिटी इंटीग्रिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश ने हमारा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से अनेक राज्यों में बटा हुआ है, और यहाँ पे इतने बड़े देश में इतना बड़ा आंदोलन वो भी यशस्वी होना, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी, मैं आपको बताऊंगा चर्चा, आने वाली पीढ़ी हमारे ज्यादा समझदार निकलने वाली। कोई अगर कल उनको बताएगा ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, तो बोलेंगे सब बाजू में रखो, पहले अपना मेरिट दिखाओ, पहले अपना हुनर दिखाओ, पहले अपना काम दिखाओ। इस तरीके से हमारा देश आने वाले दिनों में चलने वाला है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आप उनको अच्छा मार्गदर्शन कीजिए,
अफजल भैया यहाँ पे बैठे हैं, आप मतलब बहुत अच्छी मीटिंग ली, हमारे बहुत से कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पे आए, सभी लोग यहाँ पे जो अपने राष्ट्रवादी परिवार में ज्वाइन होंगे उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, शुभेच्छा। लेकिन एक बार जो हमारे ताई ने बोली बात भी सही है कि सिर्फ आज की पिछले कुछ 6-8 महीनों के बाद में एक अच्छी सी मीटिंग अपनी हुई है। अल्पसंख्यक सेल में इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नागपुर से थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद में आदरणीय अफजल भाई फारूकी साहब के नेतृत्व में अल्पसंख्यक सेल का जो काम महाराष्ट्र में हो रहा है वो सही मायने में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इसमें नागपुर शहर, नागपुर ग्रामीण, ये सब लोगों की एक ड्यूटी भी बनती है कि इनका हाथ मजबूत करने का काम अपने सब लोगों ने करना चाहिए। अल्पसंख्यक सेल को सिर्फ एक फोटो के हिसाब से देखा जाता, किसी ने उसी का किसी प्रकार का उसके जो को मालूम है कि अपना अल्पसंख्यक समाज ये बहुत कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा फेवर करता आया। भले अपन राष्ट्रवादी कांग्रेस में है, लेकिन जब कभी ऐसा कोई मौका आया तो अल्पसंख्यक समाज आंखें बंद करके कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता है, झुकाव करता है, तो उसको सारी ताकत देता है। लेकिन आप लोगों को पता है 1999 के बाद में या उसके पहले भी आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब जब कांग्रेस में हुआ करते थे अपनी पार्टी नहीं बनने के पहले, अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन उसके बाद में 1999 के बाद जब अपनी पार्टी हुई पार्टी का जन्म हुआ तो लगभग ये समाज कांग्रेस के तरफ ही रहा है। ये आपने देखा है आज तक के कि जब तक के इलेक्शन है, इलेक्शन में फायदा लेने का है तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज का नाम ले लेके अपना काम करते आई है। लेकिन एक्चुअल कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने का काम रहा तो आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार साहब ने ही किया है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आपकी पार्टी छोटी है और सभी कार्यकर्ताओं को और सभी भाइयों को, और ये मेरी दोनों बहनें जो है हमेशा दिखती, ये दीदी तो पहली बार देख रही हूँ पर हमेशा रहती है और सोहेल भाई के साथ हमेशा वो आती है। सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आए और अपने पार्टी के लिए जो विश्वास आप लोग दिखा रहे हो इसलिए आज इतने लोग यहाँ पे आए हैं। और अभी तक सोहेल भाई ने जो भी बोला है और अपने मुझे नाम नहीं पता पर अभी एक भैया ने यहाँ पे जो अभी भाषण दिया उन्होंने उसमें बोला कि छोटे बच्चियों का जो क्या था हॉस्टल जो था उन्होंने कार्यकर्ता बीजेपी वालों ने जो ऑफिसेस खोले या जो भी है भंडारा का, हाँ, तो जो ये जो मुद्दे हैं जैसे साहब ने बोला था, तो मुझे ऐसा लगता है उन बातों पे, उन सवालों पे हमने एक साथ होके बात करनी चाहिए और सामने शासन को, प्रशासन को वो बोलना चाहिए जो चीजें बच्चों के लिए है वो बच्चों के लिए ही यूज होनी चाहिए, ना कि पार्टियों के लिए। वो कोई भी वतन वालों, बुरा वक्त आता है वतन पर, ऐ वतन वालों अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। साथियों, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ तमाम साथियों का जिन्होंने आज इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया और इस मीटिंग में सहभागी हुए। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। मैं ये आशा करता हूं संगठन का काम जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की बात करूं मैं सबसे पहले, तो आज देखते हुए मुझे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई और मैं जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने की चेष्टा करता हूं। साथियों, मैं अपने साथियों के साथ लगातार मेरी कोशिश रहती है कि महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक की आवाज को उठाएं। मैं दादा और दुर्गेश्वर पेटे साहब आपको बताता चलूं कि 3 दिन पहले, आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले
अहमदनगर में दंगा हो गया, बहुत सारी मीडिया में आया नहीं। जब मुझे ये खबर लगी कल कि अहमदनगर में दंगा नहीं मतलब दो समुदाय के झगड़े को कराने की कोशिश की जा रही है, जगताप और वो जो माजी आमदार है, माजी आमदार नहीं, इसमें नहीं क्या नाम है, संग्राम जगताप, इन लोगों ने, मैं आपको डिटेल बताऊं थोड़ी सी उसके बारे में, कि जब मैंने उसकी जानकारी निकाली, वहां के एसपी साहब से बात किया, अपने साथियों के कहने के बाद, जो मेरे साथ सोशल मीडिया पे साथी यहाँ हैं सबने देखा है, तो मालूम यह हुआ कि ये दो समुदाय का झगड़ा नहीं था। एक महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरे महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर को मारा, और इतना मारा बेटे साहब, मारने के बाद जब उसकी हालत खराब हो गई, मरने के करीब आया, तो उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। वो मारने वाला हिंदू समुदाय से था। वो हिंदू नहीं हो सकता। अगर वो हिंदू होता था सच मानों में, कभी हिंदू धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। कभी हिंदू धर्म किसी को जुल्म करने की इजाजत कभी नहीं देता। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं और आप भी जानते हैं। कुछ भगवाधारी तत्व जो आरएसएस के इशारे पर पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं, खासतौर से इंडिया के अंदर में, उसी तत्व का एक हिस्सा था वो। उसने बहुत बुरी तरीके से मारा, और मारने के बाद जो मुस्लिम लड़का था उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। ये बात 4 महीने पहले की। 4 महीने के बाद जब उसकी थोड़ी हालत सही हुई, तो उसके भाई ने कसम खाया कि किसी भी हालत में इसको बख्शूंगा नहीं। जो धर्म से हिंदू था और कसम खाने वाला मुसलमान, मैं किसी भी हालत में इसको बख्शूंगा नहीं। 4 महीने के बाद उसे मौका मिला। मौका मिलने के बाद उसके 3 साथियों को उसने छोड़ दिया। चौथे जो थे उसको बहुत मारा। मैं इस बात की मजम्मत करता हूं इसी मंच से। इस्लाम इस बात की कभी इजाजत नहीं देता है किसी का खून बहाओ। कहा गया है कि एक इंसान का खून पूरे इंसानियत का खून है। उसने उसका खून उसको मारा, इसकी हम मजम्मत करते हैं इसी मंच से। लेकिन जगताप जैसे लोग और उसका एक साथी और है, इन सब ने मिलकर अहमदनगर में माहौल को खराब करने की चेष्टा की। मुसलमानों के बहुत उत्साहित उल्टा सीधा बोला। हमने तुरंत इस बात को एसपी साहब से बात की, अपने साथियों के जरिए भी, खुद भी बात की। बात करने के बाद मामला ये हुआ कि मामला भी शांत है। लगातार हमारी कोशिश है। अभी 1 साल पहले यही नंदुरबार के पास एक लड़के को मॉब लिंचिंग करके मार दी गई, जिसका हम लोगों ने मजम्मत भी किया था प्रेस के माध्यम से। उस वक्त प्रदेश का उपाध्यक्ष था। जब मुझे ये खबर लगी, हम और शब्बीर भाई ने उसकी मजम्मत की प्रेस के माध्यम से। और लेकिन मुझे इस बात का भी गर्व है, हमने ये बात तुरंत आदरणीय अनिल देशमुख साहब को बताया। हमने उस वक्त जयंत पाटिल साहब को बताया, उस वक्त तो प्रदेश के अध्यक्ष थे। उन लोगों ने अपनी एक टीम भेजी। लेकिन आज भी बता दूं शब्बीर भाई, उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिला। कल उसके जीजा का मुझे कॉल आया साहब 11 तारीख हो गया है, अभी तक हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं आप मंच के जरिए से अपने नेतागण से भी, जब मुसलमानों पे जुल्म होता है तो हमारी इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम आपके साथ कांधे से कांधा मिला के काम करते हैं। हम चाहते हैं कि इस शहर में, इस प्रदेश में शांति बना रहे, लेकिन कुछ लोग अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। इसका हम विरोध करते हैं, मजम्मत करते हैं इस बात की। और आप तमाम लोगों से आशा करते हैं, यहां बैठे हैं 7 से 8 लोग हिंदू समुदाय के लोग जो पार्टी की आज मीटिंग में यहां आए हैं। मैं उनको सलामी करता हूं इस बात के लिए कि आप अल्पसंख्यक सेल की मीटिंग में आए। अब आपका काम है कि जहां कहीं भी आपके मुस्लिम भाइयों के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय हो, क्योंकि मैं मुस्लिम भाई का खास तौर से नाम इसलिए बोलता हूं, कभी क्रिश्चियन भाई और कहते हो कि तुम मुसलमान है, तुम वंदे मातरम बोलो, हमें कोई गुरेज नहीं है बोलने से।
तुम जबरदस्ती किसी चीज को क्यों बोलोगे तुम जय श्री राम बोलो? हम तुम्हें कहते हैं अल्लाह अकबर बोलो। अरे हमारा दिल चाहेगा तो हम जय श्री राम भी बोलेंगे, इसलिए कि भगवान राम को इंडिया का क्या कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम और इमाम हिंद, उर्दू में इसको इमाम हिंद कहा जाता है, यानी हिंद का इमाम। इमाम बोले तो सबसे ऊंचा दर्जा, हम भगवान राम को भी मानते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं तुम जबरदस्ती किसी चीज को बोलोगे करने के लिए। हम इस बात का विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे नेतागण से, पूरा अल्पसंख्यक समुदाय आपका छोटा भाई है, अपने छोटे भाइयों को छोटे भाई की तरफ प्यार देकर रखिए। यकीन जानिए, अगर आपने प्यार दिया तो आपका प्यार बढ़ेगा। हम जब जिम्मेदारी लेते हैं किसी चीज को, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। बैठे हैं दुलेश्वर पेटी जी, आप इनसे पूछिए, इनके इलेक्शन में मुस्लिम इलाके में 25 सभाएं लगाई मैंने, और 75,000 में, सिर्फ 75,000 में 25 सभाएं करके दी। 3,000 रुपया सिर्फ एक सभा की वो दिया करते थे हम, टेबल कुर्सी लगाने के लिए और चाय पिलाने के लिए। शब्बीर भाई अभी मौजूद थे हमारे साथ हर सभा में। इसलिए कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं हम लोग, तो दिल के साथ मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मैंने वो शेर कहा था थोड़ी देर पहले, वतन की गद्दारी हमारी इसमें नहीं है। हम आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन हम ही आपसे आशा करते हैं आप भी हमसे मोहब्बत करिए। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। अल्पसंख्यक समुदाय राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हमेशा रही है। कभी आपने सुना नहीं होगा, 1-2% को छोड़ दीजिए, 1-2% भी नहीं, पूरे शहर में, मैं नागपुर में पूरे शहर में ईमानदारी के साथ कहता हूं कि 2% भी नहीं होगा नागपुर में जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया हो। जो किया होगा वो अपनी बाप की औलाद नहीं। मैं आपको सारी जिम्मेदारी के साथ, आने वाले समय है, ये दोनों नेता बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने चुनाव लड़ा। मैं अगर हयात से रहा, मेरी बात को नोट कर लीजिए, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जवाबदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि मुस्लिम समुदाय का एक एक वोट आप लोगों के झोली में आके गिरेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मुस्लिम समुदाय की समस्याओं पर आवाज उठाइए। लोग ये आशा करते हैं कि अफजल फारूक ही क्यों उठाए। मैं बात जानता हूं कि आपने मेरे साथ कई बार। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नए समाचार के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।